तो इसमें मैंने क्या बताया कि हम लोग एक यहाँ पे हमने लाइन ऑफ चार्ज ले ली। हाँ जी, इसके ऊपर क्या है हमारे पास, इस तरह पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके। और हम लोग फाइंड करना चाहते हैं फील्ड की जो इंटेंसिटी है इस पॉइंट पी पे। और उसके लिए हम लोग क्या करें कि हम सबसे पहले तो ये एक्सिस हम यहाँ से बना लेते हैं। इसको जेड एक्सिस कह देते हैं और यहाँ पर क्या कह देते हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कह देते हैं। ठीक है। और अब ये क्या है, यहाँ पर ओरिजिन है। और इस ओरिजिन से हम नीचे एक डिस्टेंस जी पे एक डी क्यू ले लेते हैं। यानी ये हमारे पास क्या है, डी क्यू एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट हमने लिया हुआ है। और ये हमारे पास जेड डिस्टेंस पे है। और इसी तरह एक ऊपर भी हम ले लेते हैं इसी तरह डी क्यू, जो कि हमारे पास क्या है, वो भी जेड डिस्टेंस पे है। और ये हमने ले लिया। अब ये जो डी क्यू है, हम लोग पहले फाइंड करेंगे कि इस छोटा सा एलिमेंट जो है ये इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाता है, और इसी तरह ये एलिमेंट जो है ये कितनी लगाता है। तो इसको आप कह लें कि ये इनका नाम मतलब ये लेंथ जो है इनको आर कह देते हैं। अब ये जो फील्ड यहाँ पे लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी ऑब्वियसली। जी, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी यहाँ से ऐसे बिल्कुल है, ये इधर होगी और ये वाली जो होगी इधर होगी। इसको भी सॉरी डी ही बोलेंगे हम लोग, इसको भी डी ही बोले। अब हमने ये दो एलिमेंट्स के लिए हम लोग फाइंड करें। तो अब अगर देखें तो ये एंगल हम डिफाइन कर लेते हैं, इसको एंगल थीटा कह देते हैं। ये जी फिलहाल हमारी सिचुएशन बन रही है। और अगर देखें तो ये बाद में ये वाले एंगल्स होंगे, ये भी थीटा होगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स बन जाएंगे, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस डी को भी कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे डी ई जेड होगा। ओके। और एक इसका कंपोनेंट यहाँ पर भी नीचे वाले का भी एक डी ई जेड होगा। और इसी तरह आप अगर देखें तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे यहाँ पर, ये जो इधर बनेंगे दोनों के, उसका नाम क्या होगा, डी ई एक्स। अब अगर आप देखें तो ये जो डी ई जेड है ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। डी ई जेड जो है एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि ये वाले जो है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो लिहाजा हमारे पास सिर्फ इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इन दो चार्जेस की वजह से, डी क्यू जो हमने लिए हुए हैं, तो वो किसके इक्वल होगी, डी एक्स डी ई एक्स के। ठीक है। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसकी थ्योरी लिखता हूँ, आप लोगों को मुझे समझ आ गया। कंसीडर अ स्मॉल सॉरी कंसीडर अ line of charge along z axis। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E at point P along x axis। यानी ये पॉइंट P जो है कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो लेट्स टेक a small element of charge dq from a distance dq a distance z from o। o से क्या है, वो इतने डिस्टेंस पे है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E DE at P विल बी। अब वो हम नेक्स्ट पेज पे देखें वो किसके इक्वल होगी जी, आप लोगों को ये हमने कूलम्स लॉ के जरिए फाइंड करनी है। तो डीई जो होगी वो हमारे पास वैसे क्या किसके इक्वल होनी चाहिए, कि हम कांस्टेंट ले रहे हैं और साथ आ जा रहे हैं डी क्यू बाय जो डिस्टेंस है, यानी ये डी क्यू का उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उसके दरम्यान में कितना डिस्टेंस है आर। तो सिंपली ये किसकी इक्वल आ जाएगी, जहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है।
अभी जो डी क्यू है इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कॉन्सेप्ट है? एज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज, तो इस केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी? मैंने आपको ना जब पढ़ा रहा था वो स्ट्रिंग एलिमेंट्स की वेलोसिटी वगैरह फाइंड करे, तो वहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लीनियर मास डेंसिटी। तो उसमें हम लोग मास को क्या करते थे, लेंथ से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज को हम लेंथ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज हमारे पास क्या है, अगर उसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो क्या उसे बोलते हैं, यानी अभी हमने जो चार्ज लिया हुआ है वो क्या डी क्यू लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लेंथ जो है। अब लेंथ हमने कितनी ली हुई है, वो हमने डी जेड लिया हुआ है। सॉरी, मैं यहाँ पे बताना आप लोगों को भूल गया। ये जो एलिमेंट है ये छोटा सा, इसके ऊपर चार्ज तो डी क्यू है, लेकिन इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, वो डी जेड है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, डी जेड है। तो वो आप यहाँ पे लिख लें साथ। तो ये डी जेड क्या हो, अब ये हमने किया तो इससे हमारे पास आगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से डी क्यू की, वहां पे हम लोग क्या करते थे, वहां से मैस की वैल्यू निकाल देते थे, तो यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यू, तो ये डी क्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के लैम्डा डी जेड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अब अगर मैंने जैसे ऊपर बताया कि यहाँ पर क्या है, ये जेड कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, ओके, चार्जेस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड components along z axis will cancel out each other, cancel out each other, and electric field will become equal to x component of e, यानी डी की, सॉरी, डी का x कंपोनेंट है उसके इक्वल आ जाएगी हाफ डी, जो कि हमारे पास क्या है, डी ई एक्स है। और उसकी अगर वैल्यू आप वहां से देखें तो वो डी ई डी कॉस थीटा के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं नीचे दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे, वो किसके इक्वल, डी कॉस थीटा। तो डायग्राम अगर यहाँ पे मैं बना दूं आप लोगों के लिए, तो क्या डायग्राम है, एक आपकी डी इधर थी, एक डी इधर है, और एक इधर है। अब इनके दरमियान में यहाँ पे क्या एंगल थीटा। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या इसके अगर कंपोनेंट्स आप बनाएं, ये क्या हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ये कंपोनेंट्स क्या है, आपस में अपोजिट है, डी ई जेड, और यहाँ पर ये, जबकि ये वाला कंपोनेंट जो डी ई एक्स है वो क्या है, इन दोनों के कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, लिहाजा वो क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल नहीं होंगे। तो लिहाजा आप क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो डी ई की वैल्यू है वो बेसिकली, सो डी ई विल बी इक्वल टू डी ई ऑफ एक्स, ओके। क्योंकि इसका जो, अब देखिए मैं, अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आई तो इसका एक और भी तरीका है समझाने का। देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, डी की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, अगर इसकी मैग्नीट्यूड आप फाइंड करना चाहें, तो इसका एक्स कंपोनेंट का स्केयर और इसके डी ई जेड कंपोनेंट का स्केयर एज वी नो। तो अब अगर हमारे पास क्या है, डी ई जेड क्या है, वो तो जीरो हो गया ना, क्योंकि एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो बाकी क्या रह जाएगा, इसका मतलब है कि डी ई जो है वो किसके इक्वल है, अपने एक्स कंपोनेंट के इक्वल है। तो लिहाजा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, ओके, डी ई कॉस थीटा। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि डी ई की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। ये जो डी ई की आपने यहाँ पे वैल्यू देखी है वो क्या है, के लैम्डा डी जेड बाय, हाँ जी, तो क्या वैल्यू, के लैम्डा डी जेड बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसके अगर आपको समझ आ गई तो हम लोग आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें आप। सर हाँ जी, हाँ जी। सर जब ये डी की वैल्यू निकालेंगे, डी ई एक्स के प्लस डी ई एक्स के, दोनों टू डी ई एक्स के नहीं होगा? नहीं, वो मैं बताता हूँ, वो हम लोग ना आगे मैं एक स्टेप करूंगा उसमें आपको समझ आ गई जाएगी, वो मैं आपको वहाँ क्लियर भी कर देता हूँ इसको। ठीक है, ओके एक सर। मिनट, एक मिनट आप वेट करें। हाँ जी, तो ये क्या बना है आपके पास, डी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है,
के लैम्डा डी जेड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके, इनटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की अगर वैल्यू आप फिगर में देखें ऊपर जब हमने फिगर बनाई है, तो कॉस थीटा अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस फिगर पे, तो कॉस थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? वो होगी, कॉस थीटा क्या होता है? बेस इंटू हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस इसकी यहाँ पे क्या है? ये जो चीज़ है इसको हम यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया, इसको हम एक्स बोलते होते हैं, ये जो बेस है, यानी क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है ना, तो यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस जो है इसको हम लोग, यानी पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो उसको हम एक्स कह देते हैं। तो वो किसके इक्वल होगा जी? एक्स बाई आर के। तो कॉस थीटा की आप बस वैल्यू पुट कर दो एज कॉस इज थीटा इज इक्वल टू, तो जी ये आपके पास आ जाएगा डी जेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस थीटा की आपने वैल्यू पुट कर देनी आर के लेमडा डी जेड एक्स ओवर आर क्यूब। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो ये जो आर है इसकी क्या वैल्यू है? फिगर में दोबारा चलते हैं। आर की वैल्यू किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, यानी अगर आप यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आर की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किससे? पाइथागोरस थ्योरम से है। ओके, तो आप क्या कह सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या है? आर की वैल्यू क्या है आपके पास? अब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो बस आप यहाँ पे पुट कर दें। डी आपका किसके इक्वल आ जाएगा? के लैम्डा एक्स डी जी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर इसका क्या है? इनका क्यूब है ऊपर, के लैम्डा एक्स डी जेड, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, बन जाएगा 3/2। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये तो आपका ही फील्ड आ गई है सिर्फ एक छोटे से डी क्यू चार्ज की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? डी क्यू चार्ज की वजह से। अब आपने फाइंड करनी है जो पूरी लाइन है उस पर कितनी है? पूरी लाइन क्या है? वो एक इन्फिनिट लेंथ ऑफ क्या है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, यानी यहाँ पर भी ये क्या है? इन्फिनिटी पे है, और इधर भी इन्फिनिटी पे, यानी ये चेंज हो रही है, सॉरी अनलिमिटेड सी है, इनफाइनाइट है, चेंज, सॉरी क्या लेंगे, खत्म नहीं हो रही। तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर आपने फाइंड करनी है ई, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ये तो ई आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको के लिए आपको सबसे पहले तो लिमिट्स डिफाइन करनी पड़ेंगी। इसकी लिमिट्स क्या होंगी? अभी मैं आपका क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। इसकी लिमिट्स हम लेंगे जी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर इस स्टेप में अगर आपने यहाँ पर 2 लिया होता ना, यहाँ पर अगर आप 2 लिख लेते, तो फिर आपको जो लिमिट लेनी थी वो 0 से इन्फिनिटी तक लेनी थी। अंडरस्टैंड? ये लिमिट्स का फर्क होता है। देखें, आपने जब यहाँ पर इस केस में जब आपने डी को डी एक्स के को लिखा है ना, तो उस वक्त आप ले रहे हैं ये सारी की सारी लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं, यानी पूरी इनफाइनाइट लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि ये इतनी आधी लेंथ को, यानी ये 0 से ऊपर वाली, यानी सॉरी ओ से ऊपर वाली जो है, ये ऊपर वाली या नीचे वाली को कंसीडर कर रहे हो, तो फिर आप इसके साथ क्या कर लेते थे? 2 dx, क्या कर लेते थे? 2 dx। तो उस केस में फिर आपकी लिमिट्स जो होती हैं वो 0 से इन्फिनिटी तक जाती हैं। लेकिन मैंने क्या कर लिया, वो इस पूरी लेंथ को लिया हो, तो इस वक्त मेरी फिर लिमिट्स क्या होगी? नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इतना फर्क है। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, सिर्फ लिमिट्स का फर्क आएगा। और ये हमने लिमिट्स लगा दी। अब आपने इस इंटीग्रल को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको कुछ यानी लेनी पड़ेंगे, सपोज करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखें तो अगर हम इसको सॉल्व करना है तो हम z को सपोज कर लेते हैं कि z हमारा इक्वल है x tan थीटा के इक्वल है। तो डी जेड जो होगा, ये इंटीग्रल सॉल्व करने के मेथड है, इसे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे बोलते हैं। आप लोगों ने इसे पढ़े होंगे ऑब्वियसली। तो डी जेड जब आप लेंगे तो इसका क्या बनेगा? वो सिंपली आ जाएगा एक्स सिकेंड, सॉरी एक्स, यहाँ पे एक बात याद रखें, एक्स यहाँ पे हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, एक्स यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। आप फिगर में भी देख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ वहाँ पे कांस्टेंट है। ये बेसिकली ओ से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी ओ पी जो है वो हमारे पास क्या एक्स के इक्वल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये आपने याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन z जो है वो वेरिएबल है। z क्या है? वो वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिट लेंथ है, तो z तो सिर्फ dq तक का डिस्टेंस है, जबकि हमारी जो चार्ज की लेंथ है वो क्या है? o से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का। तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो ये बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो आपने लिमिट्स को देख लेते हैं। लिमिट्स भी आपने चेंज करनी होती है जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो व्हेन
आपका z जो है वो क्या हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी आप पुट करते हैं z, तो आपके tan की वैल्यू क्या आ जाती है, tan थीटा जो होता है, सॉरी या थीटा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, π/2, पॉजिटिव π/2। वजह, क्योंकि अगर आपने z को इन्फिनिटी लेना है तो tan ये वाला, इसे ये वाली साइड अगर आप इन्फिनिटी ले रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इस साइड को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी कैसे हो सकता है, जब आप tan में आप 90 डिग्री पुट करेंगे, π/2 पुट करेंगे। इसी तरह z जब नेगेटिव इन्फिनिटी है इस लिमिट में यहाँ पर, उस वक्त थीटा जो होता है ये नेगेटिव π/2 हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो बस हमने सारा काम आपका हो गया, सिर्फ ये लिमिट्स आपने पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो ई की वैल्यू आप लिमिट्स पुट कर दें, इन्फिनिटी की जगह आपने क्या कर देना है कि एक तो z की जगह पे, सॉरी के लैम्डा एक्स, और डी जेड की जगह पे क्या वैल्यू हमने फाइंड की थी, एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, जबकि आपने सपोज किया था z को वो किसके इक्वल है, एक्स tan थीटा के, तो उस अब स्केल लेंगे तो ये बन जाएगा, ए ऊपर 3/2 ही आ जाएगा, और साथ आपका यहाँ पर डी थीटा आ जाएगा। और इसी तरह आपने यहाँ पे, क्लियर है भाई, यहाँ तक आपका ये अगर समझ आ गई तो पीछे कुछ चीजें रह जाएंगे। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप इसकी जो देखें तो क्या बनता है कि कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर ले लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या है यहाँ पे, आपके पास है जी, एक दफा तो ये के लैम्डा जो है इसको बाहर ले लेते हैं, बाकियों को बाद में करते हैं। और ये ऊपर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को बाहर लें, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या 3/2 है, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा बाहर, और अंदर बन जाना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2। और ये एक्स एक इससे कट जाएगा, और बाकी एक्स क्योंकि कांस्टेंट है तो ये इधर बाहर आ जाएगा। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, के लैम्डा एक्स, और नेगेटिव π/2 से पॉजिटिव π/2, और ऊपर बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये क्या होता है जी, सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर क्या है इसके 3/2 है, और यहाँ पे डी थीटा, ये इधर भी लिख लें। तो ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो रही है। इसको अगर आप देखें तो ये जो है इससे कट जाएगा, और बाकी जो बचेगा आपके पास उसमें ये सारा कट के, तो बाकी जो चीज़ बचनी है तो मैं लिख देता हूँ, तो वो आपके पास बच जानी है सिंपल 1/सेकेंड थीटा इंटू डी थीटा, ये बच जाएगी। और इसको आप देख सकते हैं ये कॉस थीटा बन जाता है। इसको अगर सीधा करें तो ऊपर ऊपर सॉरी ले जाए, तो बस आपका सॉल्व हो गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है जी साइन थीटा। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका, और इसके साथ लिमिट आ जाएंगे, और इसको इन लिमिट्स को आप पुट करें तो आपके पास आ जाए। लिमिट्स को जब आपने पुट किया तो ये पहले ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम्म, अच्छा यहाँ पर जो है ना, हम लोग एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको इस तरह पुट करते हैं तो दोनों केस में क्या आ जाना, चलिए वो वही कर लेते हैं। हाँ जी, π/2, और यहाँ पर क्या आ जाना, साइन नेगेटिव π/2, सिंपल उसी तरह का। तो ये बन जाएगा के लैम्डा एक्स, और ये क्या बन जाता है 1, और ये क्या आएगा, -1 इसकी वैल्यू आएगी। और इस तरह आपका के लैम्डा एक्स इंटू आ जाएगा 2। सॉरी, ये मैंने डिवाइड तो कर ही नहीं रहा, यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग। क्या चीज मिस कर रहे हैं, बेसिकली जब आपने इसको बाहर निकाला था ना, तो इसके साथ इसके ऊपर क्यूब आता है, वो चीज यहाँ पर छोड़ दें। ये क्यूब जो था उसके साथ सारा काट देना था इसने, और ये एक्स जो है ये बेसिकली एक्स नीचे आना था इधर, ये गड़बड़ हुई है। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो जी ये एक्स जो है यहाँ पे नहीं है, इसकी जगह आप ये लिख दें, तो ये आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सकता है, कैसे, ये क्या है जी, के लैम्डा, ये इसको 2 कर लें डिवाइडेड बाय एक्स, और के की वैल्यू पुट कर दें, के की वैल्यू क्या है 1/4,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ आ जाना लैम्डा बाई एक्स, सॉरी 2 लैम्डा बाई एक्स। ये 2 जो है इसके साथ कट जाएगा और ई की वैल्यू आपके पास आ जानी है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो ये है ई की वैल्यू आपके पास आई। और इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज के लिए